नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, बीजेपी कश्मीर में हार गई, जम्मू में जीत गई, लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो वहां पर बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है, जिसे कई लोग कयास भी लगा रहे थे। हरियाणा में हालांकि गेम पलट गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर अब क्या स्थिति रहने वाली है। पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की जा रही है, और जो अब्दुल्ला है उसके बदले बदले तेवर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सेंटर के साथ मिलकर काम करेंगे। तो क्या इसके पीछे कोई चाल है, या वो रियली प्रोग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और जो पत्थरबाजी होने वाली है उसका क्या होगा? देखिए, आपकी सारी बातें हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि उनके सुर क्यों बदल गए। मेजोरिटी मिल गई, शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी कि अकेली मेजोरिटी मिल जाएगी। कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। बीजेपी को सीटें तो मिल गई, जम्मू के अंदर टोटल 29 सीटें मिली हैं, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली। और अब उमर अब्दुल्ला को लग रहा है कि हमने तो गलती कर दी कांग्रेस का अलायंस करके, क्योंकि उम्मीद थी कि ये जम्मू के अंदर कुछ सीटें ले लेंगे, वहां पे फेल हो गए। अगर कांग्रेस फेल नहीं हो तो इसकी वजह से हम वहां पे इलेक्शन लड़ते और हमारे जो वोटिंग परसेंटेज थी सबसे ऊपर होती। आज बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे ऊपर है। इलेक्शन तो जीत गए, सीएम बन रहे हैं उमर अब्दुल्ला, लेकिन उनके सुर बदल गए। पहले बात करते थे कि आर्टिकल 370 डालेंगे, यहाँ पे स्टेटहुड देंगे। अब इंजीनियर रशीद जो हैं, उन्होंने इनसे कहा कि आप यहाँ पे सीएम की पोस्ट की शपथ मत लेना और कहना कि मैं तब शपथ लूंगा जब इसको स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तुम्हारे कहने पे मैं नहीं चलता, क्योंकि अगर मैंने शपथ ना ली तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट को डिसमिस कर देगी और यहाँ पे गवर्नर का रूल लगा देगी। तो मैं तो तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। इससे लोगों में हड़कंप भी मच गया और फिर उमर अब्दुल्ला ने कुछ और स्टेटमेंट दी थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हम तो जितनी पार्टियां उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं सेंटर के साथ रिलेशन अच्छे रखूंगा, क्योंकि ताकि हम स्टेट की डेवलपमेंट कर सकें। और साथ में कहा कि हमारे पास कंट्री के साथ तो दो दो दुश्मन बैठे हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना। तो हमें यहाँ पे पीस चाहिए और डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री सेफ रहे, सिक्योर रहे। अब ये भी उनके सुर बदलते नजर आ रहे हैं। जो पाकिस्तान की बात करते थे कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव करो, अब वो कहते हैं हम सेंटर से रिलेशन इंप्रूव करेंगे। लेकिन इसके कुछ और रीजन भी है। अब जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि यहाँ पे पत्थरबाजी आएगी। देखिए, पत्थरबाजी अब यहाँ पे नहीं आएगी। अगर ये पत्थरबाजी को सपोर्ट करेंगे तो इनके ऊपर डंडे चल जाएंगे। पत्थरबाजी वहां पे तब थी जब पाकिस्तान यहाँ पैसे देता था। आज अगर इनकी गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो ये पत्थरबाजी आएगी तो इनके ऊपर निशान उठेगा, इनकी उंगली उठेगी। और अगर कश्मीर के अंदर हिंदुओं को मारा गया तो उस टाइम पे फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं के टाइम में हिंदुओं पे अत्याचार हुए, मारा गया। फारूक अब्दुल्ला चुपचाप यहाँ से कह सके लंदन चले गए। लेकिन अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उस टाइम पे ये चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, आज ये चीफ मिनिस्टर हैं एक यूनियन टेरिटरी के। और इनके पास ना तो पुलिस है ना पूरी पावर है। जैसे केजरीवाल है उसी की तरीके से इनका हाल है। इनको पता है कि अगर गलत बात की तो ये भी जेल जा सकते हैं। इनके पास कोई पावर नहीं है और ये जानते हैं कि ना तो हम आर्टिकल 370 हटा सकते हैं, ना कोई यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं जब तक हमको सेंटर पैसे ना दे। क्योंकि स्टेट कश्मीर के पास कोई ज्यादा बजट तो है नहीं, यहाँ पे ज्यादा इनकम तो होती नहीं है, इंडस्ट्री है नहीं वहां पे। एप्पल का काम होता है, एग्रीकल्चर का काम होता है, और एग्रीकल्चर के ऊपर तो लगता है कि टैक्स बहुत ही कम लगता है, लगता ही नहीं होगा। तो इनको अब समझ में आ गया कि हमें अगर रहना है यहाँ पे, अगर हमने नदी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं होना चाहिए हमारा। तो इसलिए इनको ये इन्होंने एटीट्यूड अपनाया कि हमको यहाँ पे राज करना है और सेंटर को मना करके जो कुछ ले सकते हैं वो ले लेंगे। इनको पता है कि ना तो 370 वापस होगा, ना इसको स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जितना मर्जी शोर मचा ले। और इनको पता है कि शोर मचा के फायदा कोई नहीं है। अब पावर में आए तो जितना मिल रहा है खा लो, नहीं तो वो भी हाथ से चला जाएगा। और दूसरी बात है कि जो मुफ्ती है वो बड़ी परेशान है कि उनको एक तो सीटें नहीं मिली, दूसरा नेपाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने उनके कैडर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। पहले अटैक होते थे हिंदू के ऊपर, अब मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। तो इससे कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, मुसलमान को मारे तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी बात है कि अब इसकी जम्मू एंड कश्मीर की प्रोग्रेस क्या होगी। देखिए, यहाँ पे जो मेन पावर आती है, बहुत सी पावर है वो एलजी के पास है, और बहुत सी पावर वो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होती। जैसे आपने केजरीवाल का हाल बताया, बिल्कुल वो तो हम समझ गए, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा वो सेंटर के पास रहेगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश हो गया जैसे दिल्ली की तरह।
तो वहां पे एक सिक्योरिटी की बात को भी लोग लेकर चिंतित हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, दोनों बातें मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा। एक तरफ लोग कहते हैं कि ठीक है, उनको दे दो, पुलिस वुलिस भी जो भी करेंगे अपने आप करेंगे, जम्मू की तरफ वहां पे हिंदू हैं ही। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते, अगर इनको अकेला छोड़ दिया गया तो वो आसानी से फिर उस तरफ जा सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ। तो वहां पे कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि वहां से आतंकी आराम से आ सकते हैं। तो फौज और पुलिस वो सेंटर के अंडर में रहेगी। तो जो अब इतना डेवलपमेंट वहां पे किया गया है, तो क्या फिर से पत्थरबाजी वहां शुरू होने के संकेत हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा था कि यूएस के एम्बेसडर भी मिले थे। कैसी वहां पे परिस्थिति होने वाली है? देखिए, मेरे हिसाब से कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, स्ट्रे इंसिडेंट्स हो सकती हैं, लेकिन उसका क्रेडिट किसको जाएगा? उसका क्रेडिट जाएगा या उसके ऊपर जो उंगली उठेगी वो उठेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। देखिए, पत्थरबाजी क्यों होती थी कश्मीर के अंदर? क्योंकि वहां डेवलपमेंट नहीं थी, नौकरियां नहीं थी। और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे नौकरियां अब भी नहीं पूरी मिल रही। तो नौकरी अब कौन देगा? नौकरी वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को देनी पड़ेगी। सेंटर का कोई रोल नहीं है उसके अंदर नौकरी देने के अंदर। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर चलेंगे तो सेंटर से पैसा मिलेगा तो ही चलेंगे। यहाँ पे जो बिजली का एक धंधा कर रखा था, 20 लाख एकड़ जमीन इन्होंने कंट्रोल कर ली थी, अपने कब्जे में कर ली थी। जो गवर्नमेंट की जमीन थी वो बांट दी थी। और इनको पता है कि अगर यहाँ पे दोबारा से करप्शन करेंगे तो इनके खिलाफ भी वही काम किया जाएगा जो केजरीवाल के खिलाफ किया गया। तो ये गवर्नमेंट चाहती है पीसफुल रहना, अपना रूल संभालना। अगर इनकी गवर्नमेंट रूल नहीं संभालेगी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी तो सेंटर कोई सोचेगा भी नहीं, 2 बार नहीं सोचेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना या लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल लगाना, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और देखिए, अभी तो ये इलेक्शन जीत गए, लेकिन बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं कश्मीर के अंदर, क्योंकि उन्होंने देखी डेवलपमेंट, उन्होंने देखा प्रोग्रेस। लेकिन जहां तक मुस्लिम की बात करो, मुस्लिम का एजेंडा क्या है? मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई और हिंदुओं से हेट। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं लोग वहां पे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और आज क्यों कश्मीर प्रॉस्पर कर रहा है? कश्मीर प्रॉस्पर इसलिए कर रहा है कि वहां पे पीस है और वहां पे टूरिस्ट जा रहे हैं। दूसरी बात है, क्यों आज ये बात नहीं कर रहा पाकिस्तान की? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ देख के सबके हाल खराब हो जाते हैं। पाकिस्तान आप बर्बाद हो गया। और अगर बात करते हैं पीओके की, पीओके के लोग तो यही चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान से मिल जाएं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को झेल लिया, पाकिस्तान के देख चुके हैं, पाकिस्तान के सारे इनके रिसोर्सेज को खा लिया। तो यहाँ पे जो कुछ डर था कि हिंदू आ जाएगा या हिंदू गवर्नमेंट बनेगी, इससे जरूर कश्मीर के लोग परेशान थे कि वो यहाँ देखना नहीं चाहते कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर। और शायद इसीलिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना और बीजेपी को उन्होंने वोट नहीं दी, कि वो नहीं चाहते कि अब बीजेपी का आदमी या कोई मुसलमान या हिंदू यहाँ का सीएम बने। लेकिन कुछ भी कहो, अब वहां पे आर्टिकल 370 हट चुका है जो रिवोक नहीं हो सकता। अब वहां पे स्टेट होड चली गई है और यूनियन टेरिटरी बन गया, वो भी रिवाइव नहीं हो सकती। और तीसरी बात है कि वहां पे लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आई है तो ये कुछ एजेंडा चलाएगी, यहाँ पे लोगों को जॉब देगी। तो वैसे भी लोग कह रहे थे कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो डेली हमको करनी होती हैं, वो हमारे एक इलेक्टेड अगर आदमी आएगा तो उसी से कर सकते हैं। देखते हैं क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला यहाँ पे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे या कोई प्रपोजल नहीं लेके आएंगे डेवलप करने की, तो प्रॉब्लम तो इनको होगी। और दूसरी बात है कि अगर मिलिटेंसी आएगी तो इनके राज में आएगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया जब से आर्टिकल 370 अटैक किस तरीके से मिलिटेंसी एक पे मिलिटेंसी आती है तो उसका सारा क्रेडिट किसको जाएगा? वो जाएगा उमर अब्दुल्ला को। और जो यहाँ पे प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वैसे भी पाकिस्तान के दिन शायद पूरे हो चुके हैं, क्योंकि यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अब यूएस भी धीरे धीरे ढीला पड़ गया जब से पीएम मोदी जीते हैं हरियाणा के अंदर। और जिस तरीके से आपके कश्मीर के अंदर बीजेपी को सीटें मिली हैं, उससे भी जो एजेंडा था यूएस का वो फेल नजर होता हुआ आ रहा है। और जहां तक हम बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस को तो वैसे सारे गाली देने उनके एलाइज के लोग। किस तरीके से कांग्रेस ने जीती हुई बाजी को हरा दिया हरियाणा के अंदर, राहुल गांधी की इनकैपेबिलिटी की वजह से, राहुल गांधी की बेवकूफी की वजह से और राहुल गांधी के एजेंडों की वजह से। अब राहुल गांधी कब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल किताब घुमाएंगे, कब तक जलेबी दिखाएंगे लोगों को? सब समझ चुके हैं, सबको समझ आ चुका है। और अब राहुल गांधी के जो एलाइज है या कांग्रेस के एलाइज है उनको छोड़ के जा रहे हैं। और जो उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट आई है कि वो बीजेपी या सेंटर से मिलकर काम करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस को लात मार करके दूर कर देंगे और वो अपने स्टेट का काम करेंगे। उनको ये भी समझ में आ गया कि जब मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा तो मैं हार गया था, लेकिन स्टेट में जीत गया। तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं लोग कि ये स्टेट की डेवलपमेंट पे ध्यान दे, पहले की तरह नहीं। दारों से कुछ नहीं होगा
कि हम पाकिस्तान से मिल जाएंगे, पाकिस्तान से ये करना चाहिए। आज जब ये पावर में है तो इनको दिखाना पड़ेगा, लोगों को काम करके बताना पड़ेगा, लोगों को जॉब देने पड़ेंगे, क्योंकि अब लोग इनसे उम्मीद करेंगे। और पत्थरबाजी का मुझे कोई नहीं लगता यहाँ स्कोप है। पत्थरबाजी तब होती थी जब यहाँ पे एक तो पाकिस्तान से पैसे आते थे और सेपरेटिस्ट यहाँ पे एक्टिव थे। आज सेपरेटिस्ट कश्मीर की पॉलिटिक्स से गायब हो चुके हैं और जितने भी लोग थे जो मिलिटेंट के साथ मिलकर रहते थे वो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी की। इलेक्शन भी लड़े हैं और ये इलेक्शन के अंदर लोगों ने खुल के वोट दिया है, खुल के गए हैं, ओपन गए, बगैर डर के गए हैं और इलेक्शन के अंदर कोई मिलिटेंसी का एक्शन नहीं हुआ। और ये इलेक्शन जीतने के बाद जो पीएम मोदी की इमेज थोड़ी कमजोर बनी है वो दोबारा से स्ट्रांग हो गई है, इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर भी। और अब जो यूएस इंडिया को चैलेंज कर रहा था, बार बार धमकी दे रहा था या बार बार यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी चला रहा था पीएम मोदी के खिलाफ, उसको भी समझ में आ गया कि पीएम मोदी हैं तो इंडिया है और इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं तो पीएम मोदी के साथ रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे। आप देखिएगा इसका क्या असर होता है अगले कुछ महीनों के अंदर। अगर यूएस के इलेक्शन के अंदर जो बाइडेन को छोड़ करके ट्रंप आ गए तो पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। ट्रंप ने आज एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा मोदी बहुत अच्छे आदमी है लेकिन और बड़े समझदार आदमी है, उनसे दोस्ती करके आदमी को सीख मिलती है। लेकिन साथ में उन्होंने एक और बात की, मोदी इज गुड बट ही इज किलर आल्सो। वो मार भी सकता है किसी आदमी को, जैसे मोदी ने इस टाइम पे राहुल गांधी को मारा है, जैसे मोदी ने अपना पूरा दिखाया जब दखम दिखाया हरियाणा के अंदर। उससे इंडिया के जो अपोजिशन के पार्टी के लोग हैं वो भी अब सोच रहे हैं कि बीजेपी के साथ आए, बीजेपी के साथ मिलकर काम करें। तो वो आज जो सिचुएशन है, जो कल सिचुएशन थी कश्मीर के अंदर और उमर अब्दुल्ला के पावर में आने के बाद ये सिचुएशन में मुझे लगता है कुछ चेंजेस होंगी। सेंटर से मिलकर काम करेगा, इनका भी भला होगा, देश का भला होगा और कश्मीरियों का भला होगा। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट अब अच्छे तरीके से चलेगी। अब वो एजेंडा नहीं चलेगा कि पाकिस्तान वाला एजेंडा। लाल चौक में आज लोग खुल के घूमते हैं, पहले लाल चौक में कोई घूमने नहीं आता था, लेकिन आज लाल चौक में लोग झंडा लेके घूमते हैं अपनी अपनी पार्टी का, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे नेशनल फ्लैग हो। तो मतलब यही है कुल मिला के, अब्दुल्ला अगर अपने लोगों की भलाई के लिए काम करेगा उसके लिए बेहतर होगा, वरना जेल जाने के लिए वो तैयार है, उसको अच्छे से पता है। सेंटर के साथ मिलके काम करो या फिर जेल जाओ। तो देखते हैं कि आगे कश्मीर में क्या होता है। फिलहाल बीजेपी जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कामना करते वहां पे इस तरह की घटनाएं ना हो, ताकि हमारे जवान हैं वो दिन प्रतिदिन जैसे पहले मारे जाते थे वो ना हो, और वहां पे सुरक्षा के इंतजाम पहले की तरह ही अभी जैसे 2019 के बाद हुए वैसे ही पुख्ता रहे। पर बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, जानकारी शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।